स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से। और हम अपनी सीरीज जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चंस तो हम 5 ही लेते हैं, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा डिटेल में रहता है। सारे ऑप्शंस के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए ये फिर से 5 क्वेश्चंस का एक सेट है। ये सितंबर 2020 का है। पहले सवाल पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स बाय वॉल्यूम इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये रॉक के बारे में पूछ रहा है, एलिमेंट के बारे में नहीं पूछ रहा। ऑप्शन है इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, और उन्हें क्रम वाइज सजाना है, कौन ज्यादा है कौन कम। तो पहले इसे समझ लेते हैं हमेशा की तरह, फिर वापस आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली बात यह है कि जो अर्थ क्रस्ट है उसका 95% इग्नियस और मेटामॉर्फिक से बना है। तो ए था इग्नियस, सी था मेटामॉर्फिक, यानी ए या सी में से किसी को आगे फर्स्ट और सेकंड होना चाहिए। तो आप बाकी एलिमिनेट ऐसे ही कर सकते थे ऑप्शन। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब एलिमेंट का सवाल आएगा तो बाई वेट हो या बाई वॉल्यूम हो, ऑक्सीजन पहले पर सिलिकॉन दूसरे पर आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। तो वापस आते हैं जब ऑप्शन पे, तो वापस में हम देखते हैं कि ए या बी में, सॉरी बी तो था ही नहीं, ए या सी इग्नियस और मेटामॉर्फिक में किसी को आगे पीछे होना चाहिए। देखते हैं ए और सी किन में आगे, इन तीन में, इसको हटा देते हैं। अब जो सही आंसर है वो है ए, इग्नियस सबसे ज्यादा है, उसके बाद मेटामॉर्फिक है और उसके बाद सेडिमेंट्री है। तो ए सी बी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं बायोरिमेटेशन पे, लेकिन इससे पहले मेरा एक सुझाव है, एक विनती है कि आप हमारा जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो है बायोरिमेटेशन पे उसको देखिए, तभी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि सब कुछ क्लियर करना नहीं पॉसिबल है, फिर भी हम पूरा प्रयास करते हैं। तो आप उसके फर्स्ट पार्ट को देखिए, सेकंड पार्ट 2 वीडियो में, सिर्फ 10-10 मिनट के 2 वीडियो के बाद आपको सब कुछ क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये क्या क्या बातें कह रहे हैं। पहले कह रहे हैं क्या बायोरिमेटेशन सिर्फ अप्लाई की जा सकती है वहीं पर और या उसके करीब वाले हिस्से में। तो देखिए इन C2 एक होता है, एक टाइप का बायोरिमेटेशन, वो वहीं पर करना होता है। XC2 थोड़े से दूर पर किया जाता है, लेकिन कोशिश की जाती है कि वो भी उसी के आसपास हो। दूसरी बात ये कर रहे हैं, एक टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, वो है बायोपाइल्स एंड विंड्रो कंपोस्टिंग। इसको हमने उस वीडियो में बताया है। बायोपाइल्स में ज्यादा पाइल्स होती हैं, यानी कि वो ज्यादा ऊंचा होता है, ज्यादा मिट्टी लेता है। बायोपाइल्स और विंड्रो कंपोस्टिंग दोनों एनारोबिक हैं, यानी ऑक्सीजन उनको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, ऐसा कुछ ये बता रहे हैं। तो पहले इसको समझते हैं। देखिए दो टेक्नोलॉजी जो है बायोपाइल्स और विंडो कंपोस्टिंग, ये दोनों डोमिनेट करती हैं XC2 को। मैंने बताया ना XC2 उस जगह पर नहीं करते, कहीं और करते हैं। ये दोनों एरोबिक हैं। तो अब थोड़ा सा आप जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसको अगर आप ध्यान से दोबारा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये लास्ट ऑप्शन में कहते हैं कि ये दोनों एनएरोबिक हैं, तो ये गलत हो गया। और जब हम वापस आते हैं यहाँ पे तो XC2 ये दोनों हैं। तो जो एक और ऑप्शन था यहाँ पर, कौन सा, ये वाला डोमिनेट करते हैं, ये बिल्कुल सही है, ये एनारोबिक वाला गलत हो गया। तो ऐसे थोड़े थोड़े चीजों को जानने से हम बहुत आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। नीचे आते हैं तो नीचे देखिए दिया है बायोपाइल्स ज्यादा वॉल्यूम लेता है विंडोज के मुकाबले। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब वापस चलते हैं फिर से। तो जब यहाँ पे आए, पहला हम सही कर चुके थे, ये डोमिनेंट थे, हमें पता है ये गलत था। लेकिन अब सी में हमें पता लग गया कि बिल्कुल सही है, बायोपाइल्स को ज्यादा चाहिए। तो ABC के सही होने से थर्ड हमारा सही हो जाता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे समेशन x दिया है, समेशन x स्क्वायर दिया है, ऑब्जर्वेशन दी है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो इसे सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले की ओर बढ़ेंगे तो हमें ये मिलेगा, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और अंडर रूट है, ये देखिए अंडर रूट लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा पूरे में है होल पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो दिया है उसको चलिए अप्लाई करते हैं। देखिए पहले दिया है समेशन x स्क्वायर, तो ये देखिए जो x स्क्वायर है ये है। इसको कई बच्चे कभी कभी उल्टा कर देते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, हमने सबसे पहले लिखना है 6500, नीचे लिखना है n दिया है 10, माइनस किससे करना है। अब देखिए x अपॉन n का होल स्क्वायर है। ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं ना, अगर 2 - 3 का होल स्क्वायर है तो ऐसे कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या पुट करना है, यहाँ पर हमें समेशन x पुट करना है, जो कि है 230, 230। तो हम पुट करेंगे 230, फिर से नीचे लिखेंगे 10
और इसका होल का स्क्वायर अब हमें करना है। तो बहुत ही आसान है, ये आपने 0 खत्म किया, ये आपने 0 खत्म किया। 23 का स्क्वायर अगर आप स्क्वायर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, जैसे मुझे 25 तक याद है। तो ये 529 हो गया 529, और ये 650 हो गया कुछ, और इसमें आप अंडर रूट लगा देंगे। जब 650 को 529 से आप माइनस करेंगे तो आपको आएगा 121, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11। तो बहुत ही सिंपल था, एक छोटा सा फॉर्मूला, और आप इसे सेकंड्स में कर सकते हैं। मैं तो 30 सेकंड्स में इसे करने को आपसे कहूंगा। तो ऑप्शन में वापस आए तो आंसर यहाँ पे 11 है। हाँ बिल्कुल यहाँ पे 11 है, सो हम सही हैं। अब अगला सवाल है, 9th क्वेश्चन है हमारा। इंस्ट्रूमेंट है, एक तरफ फंक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम किताब में है, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, इसको देखेंगे बहुत ही अच्छे से। तो पहले नाम देख लेते हैं, कैंपबेल स्टोक्स रिकॉर्डर, फिर हेलियोमीटर और पिरानोमीटर और लक्स मीटर। तो इनके बारे में पहले अच्छे से डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो डायग्राम है, ये जो पिक्चर है, ये है कैंपबेल स्टोक्स रिकॉर्डर की ट्रॉपिकल रीजन में। ये एक 1831 में जॉन फ्रांसिस कैम्पबेल थे, उन्होंने खोजा था, इसलिए इसका नाम कैंपबेल उनके सरनेम पर दिया है। इसे स्टोक्स स्फीयर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सनशाइन के ड्यूरेशन को रिकॉर्ड करता है। कैसे काम करता है अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे हम एक स्ट्रिप लगाते हैं, ठीक है, एक स्ट्रिप लगाते हैं। स्ट्रिप कर्व लगाई जाती है। अगर जैसे भारत जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर में है, तो जो स्ट्रिप होगी वो सदर्न पार्ट में लगाई जाएगी। अगर कोई देश साउथ हेमिस्फेयर में है यानी इक्वेटर के नीचे, तो वो जो स्ट्रिप है, ब्लू कलर की एक स्ट्रिप होती है, उसे हम ब्राइटनेस स्ट्रिप कहते हैं, वो नॉर्थ में लगेगी, उल्टी दिशा में। अगर इक्वेटर पे कोई देश है जैसे अफ्रीका के, तो वो जो स्ट्रिप है वो सीधी लगाते हैं, वो ब्लू कलर की होती है। उस स्ट्रिप में कभी भी आप देखेंगे तो उसमें प्लस के साइन होते हैं। तो जब आप इसको इसके नीचे रख देंगे तो यहाँ पे कुछ आप देखेंगे बारीक से यहाँ पर मेजरमेंट है। तो हम जिस देश में रहते हैं वहां के हिसाब से लैटिट्यूड को सेट कर लेते हैं, और वो जो नीचे जो मैंने आपसे कहा पत्ती है ब्लू कलर की, उसमें जो प्लस के साइन है, होता क्या है, उसमें ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं और वो टाइम बताते हैं। ठीक है, पहला ब्लॉक जो होगा वो 6 बजे होगा, और ऐसे 7 बजे होगा, 8 बजे होगा। तो हम अगर सुबह के 6 बजे लगाते हैं तो हमें 12 घंटे लगाना होता है। वो जो प्लस के साइन होते हैं, आप थोड़ी देर बाद जब आएंगे 12 घंटे बाद, तो आप देखेंगे वो जो प्लस के साइन है वो उन्हें खत्म कर देता है, काट देता है बीच से। उसी के हिसाब से हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो ये डिटेल में अलग टॉपिक है। अगला जो है पिरेलियोमीटर, ये डायरेक्ट बीम सोलर इरेडियंस ये मेजर करता है। और इसमें देखिए आगे जो है, इसमें आगे एक एक्सेप्टेंस एंगल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मैं आपको अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो जो ये ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें आपको एक चीज मिलेगी, वो है थर्मोपाइल। देखिए थर्मोपाइल क्या है, थर्मोपाइल वो डिवाइस है जो क्या करता है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वोल्टेज में बदलता है। तो ये उसमें नीचे लगा होता है, और इसमें जो ट्यूब होता है इसे हम कहते हैं कॉलीमेटर ट्यूब। लाइट आती है, उस ब्लैक कोटिंग पे पड़ती है। थर्मोपाइल जो लगा होता है हमारा, वो हीट एनर्जी को वोल्टेज में बदलता है, और फिर उससे मेजरमेंट होता है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा। हाँ आपको अगर इसमें रुचि है तो आप बताइए, हम कभी डिस्कस करेंगे। अगला जो है वो है पायरेनोमीटर। तो आप देख रहे हैं सोलर पैनल पे लगा है, ये इतना छोटा सा है, इसमें ऊपर एक शीशा लगा होता है जिसे हम कहते हैं ग्लास डोम, और उसके नीचे एक ब्लैक कोटिंग होती है। इसमें भी जो अभी हमने पीछे बात की, थर्मोपाइल ही लगा होता है। हीट एनर्जी को ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, सेंसर है, और फिर किसमें बदल देगा, हमारा वोल्टेज में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये क्या करता है, ये सोलर इरेडियंस को वॉट पर मीटर स्क्वायर में मेजर करता है। साथ में अगर ये भी सवाल आ जाता कि सोलर रेडिएशन फ्लक्स को कौन मेजर करता है, तो वो भी यही करता है। लक्स मीटर तो ब्राइटनेस मेजर करता है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक सा है। तो लक्स मीटर ब्राइटनेस हो गया। और अगर आप दो सिर्फ इन दो को भी देख ले तो देखिए कैम्पबेल क्या कर रहा है, सनशाइन और डायरेक्ट बीम इरेडियंस कर रहा है ये। तो अगर आप इन दोनों को भी देखेंगे तो उसके बाद आपको ऑप्शन में एलिमिनेट करने में आसानी होगी। तो जब आप वापस यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लक्स मीटर है, तो लक्स मीटर हमारा सनशाइन का था, जो पैरेलल बीम था वो ये कर रहा था, और जो कैंपबेल था हमारा वो, तो ये A4 हो गया, B3 हो गया। तो A4 और B3 ढूंढते ही हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही डिटेल में हमने वैसे बात की है। चलिए तो अब अपने लास्ट सवाल पे आते हैं, आइसोमॉर्फस। आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। आइसो
मॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब फैलना, तो वो जो है कांस्टेंट चार्ज का सॉइल सिलिकेट क्ले, ये क्ले है, उस क्ले में ये बता रहे हैं कि चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या वो एक जैसा होता है, क्या वो इक्वल होता है। ए असर्शन ये दे रहे हैं। रीजन क्या दे रहे हैं कि उसमें जो कैटायंस है, कैटायन कौन होते हैं, प्लस चार्ज वाले, जैसे एल्यूमिनियम पे जब प्लस चार्ज आता है तो वो एक कैटायन बन जाता है। कैटायन ये कैसे बना, इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, गवा दिए, छोड़ दिए, इसीलिए इस पे +3 आया है। तो जो ये रीजन दे रहे हैं कि जो कैटायन है वो कैटायन कंपेरेबल साइज के होते हैं, मतलब उनका साइज लगभग बराबर होता है, इतना कि वो टेट्राहर्डल और ऑक्टाहेड्रल अभी हम देखेंगे, उसमें ये चले जाते हैं। तो उसके जाने से क्या होगा, उसके जाने से क्या होता है, अगर कहीं चार्ज की कमी होती है तो टेट्राहेड्रल में आपको दिखा देता हूँ, ये आपने मान लीजिए 3 एटम बना दिए। अब ये आपको स्पेस दिख रही है, यही है वॉइड, यही है टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल की ये जो बात कर रहे हैं, और उसमें ये कह रहे हैं कैटायन चले जाते हैं तो चार्ज बराबर रहते हैं। तो देखते हैं इसे। पहली बात तो ये है आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। जब एक कैटायन अपनी जगह को छोड़ के दूसरे की जगह पर चले जाए और साइज सबके लगभग एक हो, तो यही मेजॉरिटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्ले मिनरल्स को देता है, क्योंकि वो बदलते रहते हैं अपनी जगहों को। जैसे एग्जांपल एल्यूमिनियम 3+ सिलिकॉन 4+ की जगह चला जाता है, सिलिकॉन 4+ कहीं और चला जाता है, वो कहीं और, तो ये बदलते रहते हैं अपनी जगहों को। आगे एक और इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि जो क्ले मिनरल है वो होता क्या है, तो ये ग्रुप ऑफ हाइड्रस एल्यूमिनो सिलिकेट, यानी एल्यूमिनियम होगा, सिलिकॉन होगा और हाइड्रस यानी इनमें वाटर मॉलिक्यूल, यानी जिन्हें हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो भी होगा। तो ये आप देखिए, ये हमने एक जगह से लिया है, तो यहाँ पे एक क्ले मिनरल है कैलोनीट, तो ये जो है आप इसमें ध्यान से देखिए, इसमें नीचे डायग्राम बनाए, आपको दिखेगा टेट्राहर्डल है ऊपर वॉइड और नीचे है ऑक्टाहेड्रल, यानी टेट्राहर्डल और ऑक्टाहेड्रल साइमल्टेनियस है, एक तौर पर बने हुए हैं। तो ये जो चीज है, इसके लिए और डिटेल में अगर आप जाएंगे तो साइंस डायरेक्ट का ये एक पेपर आप देखिए, ये भी ये बता रहा है कि देखो ये टेट्राहेड्रल होता है, ये ऑक्टाहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल में आप देखेंगे 1 2 3 4, जब 4 एटम जुड़े, और ऑक्टाहेड्रल में 1 2 3 4 5 6 6 जब आपस में एटम्स जुड़ते हैं तो वहां पर ऑक्टाहेड्रल स्फीयर बनता है। तो ये पूरी बात थी। तो अब जब हम वापस जाएंगे तो हम अपने सवाल पे ये पाएंगे कि बिल्कुल आइसोमॉर्फस इसलिए होता है क्योंकि एक तरफ टेट्राहेड्रल है, फिर ऑक्टाहेड्रल है, चार्ज का साइज भी एक जैसा है, वो अपनी जगह बदलते रहते हैं, तो वहां पे यूनिफॉर्मिटी रहती है। तो इस वजह से ए और आर दोनों सही हैं, और आर इसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही जान पड़ता है। तो ये था आज के लिए, और थैंक यू।